हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल यार एक्टिव स्टडी। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 पार्ट और कर चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हो। तो आज हम पार्ट 3 में करेंगे 4.2.3 बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो यहाँ पे एक नील बोर है, इन्होंने भी एटम का एक मॉडल बनाया था। आज हम वही पढ़ेंगे कि वो किस तरह का मॉडल था। इससे पहले हम 2 तरह के मॉडल और पढ़ चुके हैं एटम के। फर्स्ट मॉडल बनाया था थॉमसन ने और सेकंड था रदरफोर्ड का। पर जो इनके एटम के मॉडल थे वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए, उनमें कुछ कमियां थी। तो उन ऑब्जेक्शंस को दूर करने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए यहाँ पे बोर ने भी एक एटम बनाया। वो चीज़ देखेंगे। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, जैसे मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्शंस को दूर करने के लिए रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर के जो ऑब्जेक्शंस थे उनको दूर करने के लिए नील बोर ने एटम का मॉडल बनाया। Only certain special orbit known as discrete orbit or electrons are allowed inside the atom. While revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate energy. देखो, अब समझते हैं कि उन्होंने किस तरह का एटम बनाया। जैसे कि आपका ये एटम है, ठीक है। एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है। अब इन्होंने बताया कि इसमें एटम में यहाँ पे डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, है ना, कई सारी ऑर्बिट्स हैं और ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे इसके अंदर घूमते हैं तो वो अपनी रेडिएट एनर्जी को, यहाँ पे अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। रेडिएट से मतलब अपनी एनर्जी को अपने पास ही रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं कि भाई घूमते जा रहे हैं तो अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं करते, वे अपनी एनर्जी को अपने पास ही रखते हैं और अपनी ऑर्बिट में लगातार घूमते रहते हैं। ये चीज़ यहाँ पे हमें नील बोर ने बताई है। आगे इस वाले पैराग्राफ में नील बोर के बारे में दे रखा है। नील बोर को यहाँ पे नोबेल प्राइज़ मिला था एटम के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 1922 में। द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा, इन्होंने यहाँ पे कुछ थ्योरी भी कर रखी है, जैसे कि एटॉमिक थ्योरी, द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कंस्टिट्यूशन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर। अब आगे हम देखते हैं कि किस तरह का इन्होंने मॉडल बनाया। देखो, इस तरह का एटम होता है और इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। और इन्होंने क्या कहा कि ऑर्बिट्स और शेल, जो यहाँ पे ऑर्बिट और शेल है ना, इसको हम एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। एनर्जी लेवल्स इन एटम आर शोन इन फिग 4.2। तो जो एनर्जी लेवल है 4.3 में देख सकते हो, 4.3 यही है, ये वाली। और एनर्जी लेवल देखो ये है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे इनको नाम दिया, जैसे कि बीच वाला तो न्यूक्लियस है, पता ही है। और जो ये वाला है यहाँ पे, ये वाली ऑर्बिट है, ये वाला शेल है, इसे कहा के, इसको एल, इसको एम और इसको एन। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे इनको नाम दिए और एक तरह का नंबर दिया जिससे हम निकाल पाएँ कि देखो, एटम अलग अलग होता है, हर एलिमेंट का एटम अलग होता है। तो एटम के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होता है, किस वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है ना, और किस हिसाब से हैं, उसे निकालने के लिए इन्होंने यहाँ पे हर एक शेल का एक नंबर रखा। आप देख सकते हो, जैसे के का 1, एल का 2, एम का 3, एन का 4। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे नंबर रखा। अब हम यहाँ पे देखेंगे न्यूट्रॉन्स, है ना, इसको तो हम यहाँ पे समझेंगे आगे। देखो ये 4.3 है ना, इसको आप यहाँ पे समझ जाओगे अभी जब इसे रीड करेंगे। पहले हम एक और सब एटॉमिक पार्टिकल देखेंगे जिसका नाम है न्यूट्रॉन। जो ये न्यूट्रॉन है ये भी एटम के अंदर पाया जाता है और ये भी एक तरह का सब एटॉमिक पार्टिकल है, जैसे कि हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे। अब इसको पढ़ते हैं। इन 1932 जे चार्टविक डिस्कवर अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैड नो चार्ज एंड अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे जो ये जे चार्टविक थी, इन्होंने 1932 में डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन है इसके पास अपना कोई चार्ज नहीं होता, पर जो इसका मास है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है, ठीक है। इट वॉज, और इसको हमने नाम दिया न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन है बिल्कुल प्रोटॉन जैसा ही होता है। आपको पता है जो हमारा ये एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है। ऐसे ही न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो है वो भी न्यूक्लियस में पाया जाता है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन के एटम होता है ना, उनके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाएगा। और सभी एटम्स में, है ना, और सभी एलिमेंट्स के एटम्स में आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा। पर यहाँ पे हाइड्रोजन के जो एटम है, हाइड्रोजन का एटम के अंदर का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर आपको न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा। इन अ जनरल न्यूट्रॉन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय, अगर आपको मास ऑफ एटम का मास निकाला है, द मास ऑफ एटम, तो इसका फॉर्मूला है द मास ऑफ एटम इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस द मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे 4.3 हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट ऑर्बिट। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि आपका ये एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ पे ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। आपको पता है ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन। और हमने यहाँ पे जो नई चीज़ देखी, नई चीज़ क्या थी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट्स में घूमता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। अब स्टार्ट करता है 4.3।
हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। जो इलेक्ट्रॉन है वे ऑर्बिट्स के अंदर किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का, ये किसने डिस्कवर किया था, बोर ने और बरी ने। द फ्लोइंग रूल्स आर फॉलोड बाय राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल और शेल्स। अलग अलग एनर्जी, अलग अलग लेवल और अलग अलग शेल्स में ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस वाले शेल में, किस वाली ऑर्बिट में कितने कितने यहाँ पे क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है ना। इसे जानने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिसका है 2n²। अब ये देखो, अब 2n² को किस तरह यूज़ करोगे। जैसे आपको के शेल का पता करना है तो आपको पता है जो के की यूनिट होती है वो 1 होती है और यहाँ पे क्या है 2n²। तो 2 को तो एज इट इज़ लिख लो और n को k मान लो, k को n मान लो। तो n कितना हो जाएगा 1, k का होता है 1 और 1 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 × 1 इज इक्वल टू 2। 1 का स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा 2। एक को कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है हमारा एल शेल। एल शेल किस तरह निकलेगा, यहाँ पे एल जो है कितना है 2 है और यहाँ पे फॉर्मूला क्या है 2n²। तो 2 × एल को n मानो, एल है 2 मतलब n क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 2 × 4 इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 2n² की मदद से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट कैन बी अकोमोडेड इन अंडर। देखो इसे एक चीज़ और समझ लो, जैसे कि ये आपका यहाँ पे एटम है, एटम के यहाँ पे ऑर्बिट्स हैं और बीच में न्यूक्लियस है। तो देखो जो ये वाला ऑर्बिट है इसके अंदर यहाँ पे 2 आएंगे, ये वाला यहाँ पे 8 आएंगे, यहाँ पे 16, यहाँ पे 32। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिवाइड होता है ना। इस चीज़ को याद रखना कि हर एक जो ऑर्बिट होती है उसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन डिवाइड रहता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो सबसे बाहर वाली, अब मान लो ये आपका एटम है, एटम की जो सबसे बाहर वाली वॉल है ना, सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट है उसके अंदर हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी बाहर वाली ऑर्बिट में नहीं आ सकता है ना। इस चीज़ को याद रखना, ये चीज़ सेकंड पॉइंट में लिखी है। इलेक्ट्रॉन आर नॉट अकोमोडेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर मेट, शेल्स आर फिल्ड इन। अब देखो जैसे कि आपका ये है एटम, एटम के अंदर ऑर्बिट्स हैं और बीच में न्यूक्लियस है। तो जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते, जब तक आपके सेकंड वाली ऑर्बिट में नहीं आएंगे, और जब तक सेकंड वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं आते जब तक थर्ड वाली में आएंगे। मतलब जो सबसे छोटी इनर शेल, सबसे बीच वाली जो शेल है उससे भरने शुरू होंगे और बाहर वाली तक पहुंचेंगे। जब तक अंदर वाली में इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तो बाहर वाली में भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। इस तरीके से हमारा शेल का स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पे बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ सेल दे रखे हैं, इन सेल से आप समझ पाओगे। जैसे कि बैरियम है, देखो अब बैरियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे यहाँ पे अलग अलग के इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बता रखे हैं, तो आप इसको यहाँ पे पढ़ लेना। ये काफ़ी अच्छी टेबल है जिससे हमसे अच्छी तरह समझ सकता है। देखो लास्ट पॉइंट में लिखा है ये चीज़। 4.4 वैलेंसी, वी हैव लर्न हाउ द इलेक्ट्रॉन इन एटम आर अरेंज इन डिफरेंट शेल्स ऑर्बिट्स। हमने ऊपर पढ़ा कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को किस तरह अरेंज किया जाता है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे दो चीज़ आती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल। आप पहले इसको समझ लो, इनको हम क्या कहते हैं। देखो जैसे कि आपका यहाँ पे ये एटम है, एटम की अब जो यहाँ पे एटम के अंदर ये चीज़ें भी हैं, एटम के अंदर शेल है और शेल के बीच में न्यूक्लियस है। अब जो बाहर वाला शेल है इसको हम कहेंगे वैलेंस शेल, और जो बाहर पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्रॉम द बोर-बरी स्कीम वी ऑल्सो नो दैट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। हमने ऊपर ये चीज़ भी देखी कि एक एटम में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना। जो बाहर वाली लेयर होती है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इट वॉज ऑब्जर्व that the element of an elements have a completely filled outermost shell show little chemical activity. In other words, their combining capacity or velocity is 0 of these inert elements। देखो इसके अंदर क्या है, जैसे हीलियम है, आपको पता है जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी जो बाहर की चीज़ है, जो बाहर का शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और यहाँ पे जो यहाँ पे हीलियम है, हीलियम का जो बाहर का शेल है उसमें यहाँ पे 2 एलिमेंट्स होते हैं। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। हीलियम का जो बाहर का शेल है उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं और सब एलिमेंट्स में और सब चीज़ों में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। बस आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। और मान लो यहाँ पे जैसे कि ये है, अब यहाँ पे कितने हैं, 8 हैं। तो 8 जो है ये इनर्ट एलिमेंट है। अब मान लो यहाँ पे हीलियम का एटम है तो यहाँ पे हो जाएंगे 2, मैक्सिमम 2। तो ये इसको भी हम इनर्ट एलिमेंट ही कहेंगे क्योंकि ये मैक्सिमम है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ द अदर एलिमेंट दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट वाज थस एक्सप्लेन एज एन एटम टू अटेन अ फुलफिल आउटर मोस्ट शेल। देखो अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आपका यहाँ पे 2 एटम है,
ठीक है। अब इनके अंदर यहाँ पे क्या है, शेल है, ठीक है, इस तरह के शेल है और इनके बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। अब आप देख पा रहे होंगे जो हमारी बाहर वाली चीज़ है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। अब क्या होता है, मान लो वैलेंस शेल में यहाँ पे तो 5 हैं और यहाँ पे कितना है, 3 हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में कंबाइनिंग कर लेते हैं, इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हो जाती है एटम्स की अदर एलिमेंट्स के साथ। अब क्या है, हर एटम चाहता है कि उसका जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 8 एलिमेंट्स हो जाएं। तो यहाँ पे 5 को 8 बनाने के लिए यह क्या करेगा, इससे कंबाइन कर लेगा दूसरे वाले एटम से और इससे यहाँ पे 3 मांग लेगा, ठीक है। अब यहाँ से 3 मांग लेगा तो 5 + 3 हो जाएगा 8 और 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा स्टेबल। तो इस तरीके से यहाँ पे इनका कंबाइनिंग कर लेता है, इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। पर अगर मान लो अब ये कहता है कि भाई मुझे यहाँ पे तो 5 देते हैं ना, अगर ये 3 वाला 5 चाहता है तो ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये ना ईजी मेथड ढूंढता है। अब यहाँ पे 5 को देना मुश्किल है पर 3 को देना ईजी है। अब 5 तो भाई ज़्यादा है, 5 को अगर देगा इससे तो यहाँ पे 3 आ जाए, है ना। तो अब यहाँ पे समझ पा रहे होंगे क्या होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। एन outermost शेल विच हैज 8 इलेक्ट्रॉन हैड सेट। अब जिस आउटर मोस्ट शेल में, जिस वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं उसे हम कहते हैं ऑक्टेट। एटम्स विल दिस थस रिएक्ट एटम द outermost शेल, दिस वाज डन बाय शेयरिंग गेनिंग लूजिंग। और ये चीज़ कैसे होती है, शेयर करने में, है ना। भी उसने शेयर कर दिया, यहाँ से उन्हें 3 यहाँ 5 दे दिए। गेन करने में इसने यहाँ पे गेन कर लिया और लूजिंग करने में इसने यहाँ पे लूज़ कर दिए। 3 को लूज़ कर दिया इसने और 3 यहाँ पे आ गया तो इसने यहाँ पे 3 को गेन कर लिया और इसने यहाँ पे इसे शेयर करा। तो इसे शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग से हम यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर सकते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लूज और शेयर सो एज द मेक द ऑक्टेट। तो हम इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट बना सकते हैं इन तीनों चीज़ों के द्वारा। गिव अस डायरेक्टली द कंबाइनिंग पावर ऑफ द एलिमेंट दैट इज द वैलेंसी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो कुछ एग्जाम्पल समझते हैं ऐसे, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, जो इनका वैलेंस शेल होती है उसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करते हैं, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे देते हैं, है ना। मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन का है और ये किसी और चीज़ का है, इसके पास तो यहाँ पे 7 है और इसके पास हाइड्रोजन का है तो इसके पास 1 भी होगा, हमने यहाँ पढ़ा। तो जो 1 है ना, ये 1 इसको दे देगा। अगर भाई 7 लेगा तो इसे बहुत हार्ड होएगा, 7 देना मुश्किल है पर 1 को देना ईजी है, तो ये अपना 1 को यहाँ पे देगा। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं जिससे यहाँ पे स्टेबल हो जाए। अब ये 7 वाला भी स्टेबल हो गया 8 बन के और ये भी स्टेबल हो गया। आगे दिया हुआ है, कैन यू टेल व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की वैलेंसी आप बता सकते हो, इट इज़ 2 और 3 रेस्पेक्टिवली। इनकी वैलेंसी होती है 2 और 3 बिकॉज मैग्नीशियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के पास कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल पे और एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी वैलेंसी कितनी हुई यहाँ पर, 2 और 3। If the number of electron in the outermost shell of an atom is close to its full capacity, then valency is determined in a different way. For example, the fluorine atom has 7 electron in the atom shell. तो अब मान लो जब फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन भी एक फ्लोरीन जैसा एग्जाम्पल है, क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब जो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये क्या करता है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपना आप स्टेबल बन जाता है। हैंस इट्स वैलेंसी डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन। वही चीज़ लिखी है यहाँ, क्या करता है 7 इलेक्ट्रॉन को माइनस करने की जगह प्लस कर देता है और दूसरे से 1 लेके यहाँ पे अपने आप को ऑक्टेट कर देता है। वैलेंसी कैन बी कैलकुलेटेड इन द सिमिलर में फॉर ऑक्सीजन। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आप ऑक्सीजन की वैलेंसी निकालो। देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 6। देखो क्या ऑक्सीजन आपको ना यहाँ पे ना एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए सबके, तो आप इसे इजीली कर लोगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पर 8 को हम कर लेंगे 6 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का जो एटम है उसकी आउटर मोस्ट लेयर के पास 6 यहाँ पे होंगे तो वो क्या करेगा, 2 दूसरे से मांग लेगा, तो इस तरीके से उसकी वैलेंसी यहाँ पे 6 हो जाएगी, ठीक है। Therefore, an atom of each element has a definite combining capacity called। हर एलिमेंट के पास एक अपनी डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है जिसे हम कहते हैं वैलेंसी। तो यहाँ पे हमने समझा वैलेंसी क्या होती है। ऊपर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे, है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।